नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और मैं आज फिर लेकर के आया हूं जीव विज्ञान मॉडल पेपर 2025 अभ्यास हेतु। इसका जो पार्ट नंबर 1 है मैंने बनाकर डाल दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहीं से आप जाकर देख सकते हैं ये वीडियो जो पार्ट नंबर 1 है। और आज मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट नंबर 2। तो मैं जो है पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करा चुका था, आप देख सकते हैं। जो हमारे पास 3 का घा था यहाँ तक मैंने करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 3 का अंगा से, तो चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का अंगा कह रहा है विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। यही कह रहा है ना कि विसंक्रमण है क्या। तो देखिए आंसर में आपको क्या लिखना है, वह कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा संक्रामक कारक, जिसे हम एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। संक्रामक कारक यानी एजेंटों, या एजेंटों भी आप लिख सकते हैं। एजेंटों को, जैसे कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं हमारे कारक, जैसे कवक जिसे फंगस बोलते हैं, जीवाणु जिसे आप बैक्टीरिया भी बोलते हैं, विषाणु जिसे आप वायरस भी बोलते हैं, ठीक है, आदि को मार दिया जाता है, विसंक्रमण कहलाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जिसके द्वारा, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हमारे पास संक्रामक कारक होते हैं। संक्रामक कारक जैसे हमारे पास है कवक, जीवाणु, विषाणु और भी होते हैं, इनको मार दिया जाता है। और इनको जब मार दिया जाता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विसंक्रमण कहते हैं, ठीक है। और यह क्रिया गर्म करके या ठंडा करके या रासायनिक प्रक्रिया कामा उच्च दाब आदि द्वारा संपादित की जाती है। यानी कि मतलब आप यह करके भी मार सकते हैं, यह करके भी मार सकते हैं कि इनको जो हमारे पास, ठीक है। और यह करके भी आप मार सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भी मार सकते हैं, उच्च दाब पर भी मार सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और आपके पास क्या है, उदाहरण में क्या बताया गया है, पास्चुराइजेशन में क्या होता है, जैसे आप दूध को आप गर्म करते, दूध में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन, ठीक है। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, जो हमारा दूध होता है जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसके बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम क्या करके मार दिए, गर्म करके, ठीक है। तो जो क्रिया है हमने संपन्न तो कर दिया, लेकिन क्या करके, गर्म करके। तो जब हमने गर्म करके मार दिया, गरमा करके किन्हें मार दिया, हम जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह थे उनको हमने क्या किया, मार दिया। तो इसे ही क्या कहोगे, विसंक्रमण कहोगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 का कह रहा है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको आंसर में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको बनाकर ऐसे ही आराम से लिखना है कि जब दो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। जब दो भिन्न, जब यानी कि मतलब या आप लिख सकते हैं जब दो अलग अलग, ठीक है, भिन्न की जगह में विपर्यासी, जब दो भिन्न विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत, इसकी जगह आप विपरीत भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब दो भिन्न लक्षणों, यानी जब दो भिन्न विपरीत लक्षणों या विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण यानी क्रॉस, ठीक है, संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं। जो पहली पीढ़ी होगी प्रथम, ठीक है, जिसे आप F1 पीढ़ी कहते हैं, F1 पीढ़ी, ठीक है। तो एक ही जनक के क्या होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, यानी प्रकट होते हैं। और जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कह देते हैं हम, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बस आपको इतना ही लिखना है कि जब दो अलग अलग यानी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही जनक के लक्षण हमें दिखाई देते हैं और दूसरे के दिखाई नहीं देते हैं। जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका उदाहरण में आपको क्या करना है, उदाहरण में लेना है, जैसे हमारे पास है लंबे एवं
एवं बौने पौधे के बीच संकरण। उदाहरण में क्या है, लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकरण। तो एक तरफ हमारे पास क्या लंबा पौधा है, एक तरफ क्या बौना पौधा है, ठीक है। लंबा पौधे के लिए ये कैपिटल टी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, इसे बराबर बराबर भागों में बांट दोगे, एक एक करके बांट दोगे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, युग्मक। ये क्या है हमारे, ये युग्मक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है, यह भी युग्मक है, जब आप इसे बराबर भागों में बांट दोगे, ठीक है। दो हैं तो एक एक करके आप, इसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस कराना। देखिए जब ये हमारे पास कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, जब इससे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इसके बाद यह इससे मिलेगा फिर यही बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं, पहले इसको इससे मिलाया गया तो यह बना, फिर इसको जो है इससे मिला गया तो यह बना है। इसी प्रकार से आप इसको जब इससे मिलाएगा फिर भी वही बनेगा, इसको भी इससे मिलाएंगे तब भी यही बनेगा। ये सभी के सभी लंबे पौधे ही हमें मिले हैं, सभी के सभी कैसे पौधे मिले, लंबे पौधे। तो यही है हमारे पास है, जो हमारे पास लंबे पौधे हैं, इसीलिए कि ये कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल टी पहले आया है, कैपिटल टी यहाँ पर हमारे पास पहले आया, इसीलिए क्या है ये हमारे पास है प्रभावी लक्षण, ठीक है। तो यही आपको क्या है, प्रभाविता का नियम है। इसी प्रकार आपको आराम से करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, चौथे का हमारा खा कह रहा है, उपर्युक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन जो है ये हमारा 3 नंबर का है, तो 3 नंबर के हिसाब से ही आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें चित्र भी आपको बनाना है और वर्णन भी करना है भागों का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला हमारे पास भाग क्या है, अंडाशय। हम क्या जानेंगे, अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय के बारे में आपको क्या लिखना है, ये एक जोड़ी होते हैं। अंडाशय क्या होते हैं, एक जोड़ी। अभी मैं आपको चित्र में भी समझाऊंगा ये कितनी जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यानी संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। इनका आकार बादाम के जैसा होता है, किनका, अंडाशय का। अंडाशय का आकार कैसा होता है, बादाम के जैसा होता है, ठीक है। और अंडाशय में ही क्या बनते हैं, अंडाणु का जन्म होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है 1 नंबर में कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी कहाँ बनता है, तो आप बताइएगा अंडाशय में बनता है, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस आपको इतना इतना ही आपको लिखना है, बढ़िया 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं विद्वत। इसके बाद हमारे पास क्या है, अंडवाहिनियाँ। क्या है, अंडवाहिनियाँ। तो इनके बारे में भी लिखना है, इनकी संख्या 2 होती है। ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि मतलब ये भी कितने होते हैं, एक जोड़ी होती है, यानी संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इन्हें फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। 1 नंबर पूछा जाएगा फैलोपियन नलिका किसे कहते हैं, तो अंडवाहिनियों को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, निषेचन क्रिया इसी भाग में होती है। आपसे पूछा जाता है कि निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप बताइएगा अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन नलिका। क्योंकि फैलोपियन नलिका को भी क्या कहते हैं, अंडवाहिनियाँ, यानी कि मतलब यह भी आप कह सकते हैं अंडवाहिनियों को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका, ठीक है। तो कहाँ पर क्रिया संपन्न होती है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, यानी कि मतलब आप बताओगे कि भैया अंडवाहिनियों में, या ऑप्शन में लिखा हो सकता है फैलोपियन नलिका में, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं और आगे। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसके बाद हमारे पास है क्या, गर्भाशय। इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, गर्भाशय मोटी भित्ति वाला कामापेशीय तथा नाशपाती के आकार का क्या है, अंग है एक प्रकार का, ठीक है। गर्भाशय खोखली होती है, इसी में भ्रूण का विकास होता है, यहीं पर बच्चे का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होती है, गर्भाशय मोटी होती है, एक प्रकार की मोटी भित्ति है, मोटी दीवार है एक प्रकार की, ठीक है। और उसमें ये वो कैसी होती है, पेशी होती है, वहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती हैं, निको ओनली क्या होती हैं, पेशियाँ होती हैं, ठीक है, मांसपेशियाँ। और उसका आकार कैसा होता है, नाशपाती के जैसा होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और गर्भाशय क्या होता है, जो हमारी गर्भाशय होती है महिलाओं में, वो खोखली संरचना होती है एक प्रकार की, ठीक है। वहाँ खाली जगह ही होती है, क्योंकि वहीं पर बच्चे का विकास होगा। इसी में क्या होता है, भ्रूण का भी विकास होता है, एम्ब्रॉय का। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास है योनि, वेजाइना बोलते हैं। योनि के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। योनि महिलाओं के जननांगों का एक हिस्सा है, ये क्या है, एक प्रकार का भाग है योनि, ठीक है। यह पैरों के बीच का क्षेत्र होता है, क्या होता है योनि, पैरों के बीच का क्षेत्र होता है। इसे जन्म नहर भी कहते हैं। 1 नंबर पूछा जाएगा, जन्म नहर
ये जन्म नहर किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा, योनि को कहते हैं। इसे जन्म नहर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका चित्र, कि हम चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे, क्योंकि चित्र आपको किस में देखना है? किताब में ही देखना है, ठीक है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा क्या है? चित्र है, ठीक है। ये किसका है? मादा जनन तंत्र का, ठीक है। यही आपको बनाना भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको आकृति ये गोल गोल दिखाई दे रही बादाम के जैसे, यही क्या? अंडाशय। इसी को क्या बोलते हैं? अंडाशय। एक यहाँ पर है इस साइड पर, एक इस साइड पर है। तो कितने हैं? एक जोड़ी है कि नहीं है ना, यानी संख्या में 2 हैं। तो यही भी बताया गया है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि मतलब एक जोड़ी होते हैं। और इनका आकार कैसा होता है? बादाम के आकृति के जैसा, ठीक है। और यहीं पर क्या बनते हैं? हमारे अंडाणु बनते हैं। यहीं पर क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये जो लंबी सी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। ये कितनी है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। और निषेचन क्रिया भी कहाँ होती है? यहीं पर होती है। इसके बाद क्या? गर्भाशय। ये हमारे पास ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो खाली स्थान है जहाँ पर ये जगह खाली पड़ी है, इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। और ये पेशियों को बना होता है। ये क्या? यहाँ पर पेशियाँ ही पेशियाँ, मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ नहीं होती हैं। और यहीं पर क्या होता है? बच्चे का विकास होता है, यहीं पर बड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये वेजाइना है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं योनि क्षेत्र, ठीक है। बस आपको इतना ही क्या करना है? बना देना है। बस इसके बाद इसके बारे में लिख देना है, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 4 का ग कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी अंतर हमें वो करना है, ठीक है। पहला हमारे पास सहज जन्मजात और उपार्जित पितरच्छा, दूसरा सक्रिय और निष्क्रिय पितरच्छा। इनके बारे में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। इस वर्ष 100% लगता है ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो देखिए आंसर, पहले का हम आंसर देखेंगे, सहज जन्मजात पितरच्छा और जिसे हम उपार्जित पितरच्छा, ये हमारे पास इस साइड पर हो जाएगा। तो पहला आपको क्या करना है? इसमें लिखना आपको पहला पॉइंट है, यह प्रतिरक्षा जीवों में जन्म से ही होती है। यह प्रतिरक्षा जीवों में क्या होती है? जन्म से ही मौजूद होती है, यानी कि मतलब कौन प्रतिरक्षा? जन्मजात। यहाँ पर नाम से पता चला जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी जो जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह प्रतिरक्षा जीवों में जन्म के बाद आती है। यह उपार्जित का मतलब होता है बाहर से, ठीक है। उपार्जित का मतलब ही क्या होता है? बाहर से। तो इसलिए आपका यह भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। यह शरीर की सामान्य पितरच्छा है, सामान्य नॉर्मल पितरच्छा होती है कि कौन सी? जो जन्मजात होती है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? यह पितरच्छा शरीर है, जो पितरच्छा होती है ना, यह शरीर की विशिष्ट पितरच्छा है, ठीक है। ये कौन सी है? तो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, क्योंकि ये बाहर से, यानी कि मतलब जैसा हमें कोई बीमारी हो गई या कुछ भी होगा, यदि हम बाहर से कोई चीज़ भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? उसी हिसाब से तो हम दवा वगैरह लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? विशिष्ट पितरच्छा है, ये सामान्य नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरी नंबर, यह किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत नष्ट कर देती है। यहाँ पर क्या होता है? जो हमारे पास एंटीजन होता है, जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, एंटीजन कौन होते हैं? जो हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं हमारे अंदर, वही क्या है? एंटीजन है, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या यह है? किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत नष्ट कर देते हैं। कौन? जो हमारे पास जन्मजात या साज प्रतिरक्षा होती है ना, इनमें क्या होता है? जो अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया जा रहा है या कोई वायरस जा रहा है या कोई फंगस जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो उन्हें क्या कर देती हैं? ये मार देती हैं, जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती हैं, ठीक है। यदि अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई भी छोटे छोटे जीव होते हैं, वो अगर मान लो कि अगर आँख से जाने की कोशिश करेगा, तो आँख में एंजाइम पाया जाता है, वह एंजाइम क्या कर देगा? मार देगा। यदि मुख से जाता है तो मुख में भी एंजाइम पाया जाता है, जिसे आप कहते हैं टाइलिन एंजाइम, वह भी क्या कर देगा? मार देगा, ठीक है ना। तो कहीं से भी जाएगा इसे मार ही देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते, जब वो शरीर में जाता है, घुसता है, तो उन्हें क्या करे? तुरंत मार देते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट में क्या बताया गया? यह किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उसे पहचान का नष्ट करती हैं। ये क्या करती हैं? जो उपार्जित प्रतिरक्षा में होता है, उन्हें पहले पहचाना जाता है, इसके बाद मारा जाता है, ठीक है। यहीं पर यहाँ बताया गया कि यदि यह किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही, जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करेगा, तो उसे पहचान क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगी। ढूंढेंगी कहाँ है, कहाँ नहीं है। जब मिल जाएगा तो उसे तुरंत मल देंगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर।
अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आंसर दूसरे का देखना, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारे पास है, तो देखिए इसमें पहला क्या जानना है, इसका प्रभाव देर से होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा का एक्टिव इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, इसका प्रभाव किससे होता है, थोड़ा बहुत ही देर से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तुरंत नहीं इसका प्रभाव पड़ता हमारे शरीर पर, यह तुरंत राहत पहुँचाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये आपको ध्यान में रखना है, यह प्रतिरक्षा बहुत ही अच्छी है, ये तुरंत राहत पहुँचाती है, जबकि यह देर से पहुंचाती है। ठीक है, काफ़ी देर बाद हमारे अंदर जो हमारे अंदर बनेंगे, बनने के बाद मारेंगे, जबकि यहाँ पर क्या तुरंत दवा खाओ फटाक से हो गया काम। ठीक है, यहाँ पर क्या दूसरा नंबर, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। ये कैसी होती है प्रतिरक्षा, यह धीमी होती है, जबकि यह प्रतिरक्षा बहुत ही तेज होती है। अभी आपको अगर बुखार हुआ मान लो, आप थोड़ी देर में क्या करोगे, दवा खा लोगे, इसके बाद शाम तक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सी प्रतिरक्षा है, ये बहुत ही तीव्र होती है, जबकि ये धीमी होती है। ठीक है, पता चला कि आपको बुखार है, पता चला कि शाम तक सही ही नहीं हो रहा है, और सही भी होगा तो शायद टाइम भी लग सकता है। ठीक है, मारने में जो बैक्टीरिया है घुस गए हैं अंदर, तो उनको मारेंगी। जो हमारे अंदर कोशिकाएं WBC, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो पहचान कर उनको मारने का काम करती हैं, एंटीजन वगैरह को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है प्रतिरक्षा धीमी होती है, बहुत देर में पहचानेंगे, इसके बाद उनको मारेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिरक्षी भी तो बनेंगे, बिना बिना प्रतिरक्षी के काम कहाँ होगा। प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी क्या करेंगी, पहचानेंगी, मारेंगी किनको, प्रतिजन को। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट बताया गया है, यह जीवन भर कार्य करती हैं। कौन, जो हमारे पास सक्रिय प्रतिरक्षा होती हैं, ये जीवन भर हमारे शरीर में कार्य करती हैं, जबकि यह कुछ समय के लिए होती हैं। अभी थोड़ी देर बाद दवा खाओ, इसके बाद जहाँ सही हो जाएगा बस दवा आपकी चम हो जाएगी, उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह कुछ समय के लिए होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यह जीवन भर के लिए होती है। और चौथा नंबर है, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें क्या होता है कि कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। रिएक्शन भी कर सकती हैं कोई दवा वगैरह, अगर आप खा रहे हो पटवाने के लिए, यानी कोई रोग हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन भी होने लगती है दवा वगैरह को। ठीक है, तो यही बताया गया, इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर कोई कठिनाई का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, चौथे घ कह रहा है एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए, जिसे एंटीबायोटिक जिसे हम प्रतिजैविक भी बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड लिख कर आ गया है। तो देखिए इस पर हमें टिप्पणी लिखना है, तो आंसर में सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हैं आप। इसमें आपको क्या लिखना है, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, यह है यानी कि मतलब जो ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, यानी मार देती हैं, या उनकी वृद्धि को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियाँ कहलाती हैं। बस आपको इतना ही लिखना है कि ऐसी दवाइयाँ यानी ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को यानी कारकों को जो क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, मार देती हैं, या जिनकी वृद्धि को वो क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, उन्हीं दवाओं को हम क्या कह देते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हम कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप उदाहरण में क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन, 3 दवा हमारे पास यहाँ पर हैं। ठीक है, यही आपको तीनों की तीनों ध्यान रखना है, लेकिन इनमें तीनों में से जो मेन है आपको ज़्यादा याद रखना, फोकस ज़्यादा आपको किस में करना है, पेनिसिलिन में, क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक प्रकार की प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है। इसकी खोज किसने की थी, यह भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक औषधियों को 2 भागों में बांटा गया है। क्या हुआ है, यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक औषधियाँ जो हमारे पास है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे पास कौन सा है, इसमें ऐसी औषधियाँ आती हैं जो रोगाणुओं को जड़ से मारती हैं, यानी जड़ से बिल्कुल ख़त्म ही कर देती हैं, इन्हें जीवाणुनाशक औषधियाँ कहा जाता है। पहले नंबर पॉइंट में कौन सी आती हैं औषधियाँ, जो बिल्कुल की तरह रोगाणुओं को मार ही जाती हैं, नष्ट कर देती हैं, और जीवाणुनाशक भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, दूसरी वे होती हैं जो जीवाणुओं के विकास को प्रभावित करके उनकी संख्या को बढ़ाने से रोकती है, यानी कि मतलब दूसरी ऐसी यानी प्रकार की औषधियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, जो हमें बैक्टीरिया वगैरह जो हमें प्रभावित कर रहे हैं उनकी संख्या को क्या करती हैं, रोकती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट है, ये आपके लिए दूसरा पॉइंट है। बस आपको इतना इसमें लिखना है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 किस पर, पीसीआर। दूसरा प्रतिबंध एंजाइम, या जिसे हम प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। तो देखिए पहले का हम आंसर जानेंगे पीसीआर के बारे में। पीसीआर, पीसीआर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या जानना है सबसे पहले कि पीसीआर की खोज सन 1985 ईस्वी में कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस ने की थी। एक नंबर पे पूछा जा सकता है। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज। पी से क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज। सी से क्या हो जाएगा? चैन। और आर से क्या हो जाएगा? रिएक्शन। यही क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है पीसीआर का। इसके आगे और जानेंगे। तो देखिए एक सिंगल डीएनए से, एक अकेले डीएनए से बहुत से डीएनए कॉपी तैयार करने की एक प्रकार क्या है, कार्य विधि पीसीआर करता है। यानी कि मतलब जो हमारे पास है ये एक प्रकार की क्या विधि है पीसीआर, जिसमें क्या होता है जो हमारे पास एक अकेला डीएनए होता है, उस अकेले डीएनए से उसकी बहुत सारी कॉपियां क्या की जाती है, तैयार की जाती हैं, उसके बहुत सारे रूप तैयार किए जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं पीसीआर, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, एक सिंगल यानी कि मतलब एक अकेले डीएनए से बहुत से डीएनए कॉपी, उसके बहुत सारे रूप हैं ना, ठीक है, डीएनए कॉपी तैयार करने की कार्य विधि पीसीआर करता है। क्या करता है? कार्य विधि पीसीआर करता है। उसकी कॉपी तैयार करने की कार्य विधि किसको है, किसके पास है? पीसीआर के पास। फिर क्या बताया गया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन व डीएनए खंड को पीसीआर विधि द्वारा बहुत ही कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस एक, ये भी एक प्रकार की विधि है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे आप कहते हैं, या इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कभी कभी लिख कर आ जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन, यानी एक प्रकार की ये विधि है जिसमें क्या किया जाता है, जो डीएनए खंड होते हैं, जो जीन होती है, उनको अलग किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये कि अलग किए गए जीन व डीएनए खंड को पीसीआर यानी कि मतलब जो हमारे पास है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पीसीआर विधि द्वारा बहुत ही कम समय में क्या किया जाता है, इनके जो हैं बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, इसकी बहुत सारी कॉपियाँ क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है इसी विधि के द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, पीसीआर की मशीन का नाम क्या है? थर्मासाइक्लर। क्या है? थर्मासाइक्लर, ठीक है, इसका पूरा नाम है, पूरा नाम नहीं सॉरी, इसका मशीन का नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके कितने चरण होते हैं? इसके 3 चरण होते हैं। तो हमारे पास देख लेते हैं इसके तीनों के तीनों चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला चरण क्या है? निष्क्रियकरण। क्या है? निष्क्रियकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके पहले चरण में कि इसके अंतर्गत डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास निष्क्रियकरण होता है, इस क्रिया में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम करते हैं कि जो डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए को क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में सबसे पहले से बदल देते हैं। किसे? इसे, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंड वाले का आप देख सकते हैं चित्र में डबल स्ट्रैंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर में हमारे पास तापानुशीलन, ठीक है। तापानुशीलन में क्या होता है, इसमें प्राइमर्स लगाए जाते हैं, इसमें क्या क्या होता है, प्राइमर्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। चित्र में आप देखोगे प्राइमर्स आपको दिखाई देने लगेगा, इसमें प्राइमर्स लगाए जाते हैं और ताप मिलने पर क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, विस्तार। तीसरा क्या है, विस्तार होगा, इसका क्या होगा, विस्तार होगा, बड़ा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इस विधि के अनुसार इस विधि में ये वृद्धि करके फिर से डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए को क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। यही बस आपको इतना ही लिखना है कि बाद में क्या होता है, लास्ट में ये पूर्ण कर लेते हैं बाद में, जो हमारे पास डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए था उसी प्रकार का। तो जो पहले क्या किया गया था, इसको तोड़ा गया था, ठीक है, एक सिंगल में बदला गया था, फिर इसके जो प्राइमर लगाए गए थे, ये टूटा था, इसमें प्राइमर लगाए गए थे। जब प्राइमर लगा इसके बाद ये लास्ट में क्या हो गया हमारा, ये पूर्ण हो जाएगा, वृद्धि करेगा, बाद में पूर्ण हो जाएगा पूरा। आज का प्रिय विद्यार्थियों टॉपिक हमारा इतना ही यहीं से रहेगा, बस आपको इतना ही सबसे पहले लिखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।